वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर ट्रायंगल जिसे त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर को मैं इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी ये चैप्टर काफ़ी आसान लगने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैथ को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये सब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये सब नियम दिया गया है। जैसे कि घर बनाने से पहले मटेरियल की सख्त ज़रूरत पड़ती है, जितने भी बालू हुआ, गिट्टी हुआ, जो भी हुआ, सीमेंट। इसी प्रकार ये सब अगर जिसको समझ में नहीं आता है, शुरू में जिसका अगर समझ में नहीं आता है तो उसका क्या हो जाता है, जड़ कमजोर हो जाता है। अगर मैथ का दादा बनना चाहते हैं तो आपको सही सटीक ढंग से आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं बता रहा हूं और मेरे ढंग से पढ़िएगा तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारे लोग जैसे फुल में फुल मार्क्स लाए थे, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी आप लोग अच्छे से अच्छे अंक जरूर लाइएगा। तो एक बार आप नोट कर ले, प्रथम सौदिक परीक्षा में रियल नंबर पढ़ना है जो कि बता चुके हैं, बहुपद पढ़ना है, पोलिनोमियल जो कि ये भी बता चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये भी बता दिए हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन ये भी बता चुके हैं, समांतर श्रेणियां आधा बताए हैं और नहीं बताए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, हमें उसको देखना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन गलतियां प्रिंट कर दी है। त्रिभुज चैप्टर में बताने जा रहा हूं, विरीत भी बता दिए हैं और इसके बाद जो बताएंगे विरीत से संबंधित क्षेत्रफल जब बताएंगे तो मैथ हो जाएगा समाप्त। उसके बाद फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। ये भी तो फाइनल एग्जाम होगा, इसमें भी बोर्ड एग्जाम होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दोनों अंक को मिलाकर खास करके ये एग्जाम जो होगी आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। तो हम हर वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि दो चरणों में परीक्षा होगी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम सौदिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और द्वितीय सौदिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों को मिलाकर जितना अंक होगा वही आपका ओरिजिनल मार्क्स होगी। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा नियम है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भुजा की समान संख्या वाले, मान के चलिए कोई भुजा है, समान संख्या जो भी है, ठीक है, उसका छोटा हो या बड़ा उसका रूप रहना चाहिए एक ही, तो उसी को बोला जाता है समरूप। सम सम मतलब बराबर, रूप रूप मतलब आकार, रूप एक ही तरह होना चाहिए। जैसे मान के चलिए दो भाई रहता है तो एक ही तरह अगर दोनों का यानी चेहरा लगता है तो पहचान नहीं सकता है कि कौन ठो बड़ा है कौन ठो छोटा है, यानी देखने में सस्पिशन हो जाता है, एक ही तरह का होता है। तो उसी प्रकार बड़ा रहे या छोटा रहे, ध्यान दीजिएगा, उसका रूप सेम रहना चाहिए, समरूप होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है समरूप। जैसे कि ध्यान दीजिए, सभी त्रिभुज मान के चलिए इस तरह के मैं त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है, इस तरह के त्रिभुज बना दिए और एक छोटा त्रिभुज बना दिए, तो क्या हुआ, दोनों का रूप क्या हुआ, एक ही है, यानी इसका भी तीन कोना है, ठीक है, इसका भी तीन कोना है, दोनों क्या है, एक ही रूप है। अब ध्यान दीजिए, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, चारों कोना बराबर होता है, सॉरी चारों भुजा बराबर होता है। ये जितना बड़ा होता है ये भी उतने बड़ा, ये भी उतने बड़ा, ये भी उतने बड़ा होता है, ठीक है। अब छोटा भी बना देंगे, दो गो रहेगा तो क्या होगा, ये भी बराबर होगा, यानी कि सभी वर्ग छोटा रहे या बड़ा रहे सभी वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। सभी त्रिभुज बराबर होते हैं, सभी वृत्त भी बराबर होते हैं। वृत्त भी जैसे गोल है तो फिर जो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वृत्त इस तरह के नहीं है ना बना देंगे, मतलब टेढ़ा नहीं है ना जाके बना देंगे, इसको भी गोल ही बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रूप क्या है, सम सम मतलब बराबर, रूप है एक ही तरह का, इसको क्या बोलेंगे, गोल बोलेंगे कि लंबा, ये भी गोल है, इसको क्या बोलेंगे, गोल, गोलाकार, तो ये भी गोल है। तो मान के चलिए ये भी गोल है ये भी गोल है, तो दोनों का रूप सेम है ना, यानी समरूप है। ये भी क्या है, समरूप है। ये इसका भी क्या है, चारों कोना बराबर है, चारों भुजा बराबर है ना, तो दोनों का क्या होगा, समरूप होगा। अब मान के चलिए एक को बना दिए हैं आयत, आयत तो इस तरह के भी बनता है ना, इतना लंबा भी कर देंगे तो आयत होगा और इसका इतना सा भी लंबा कर देंगे तो ये क्या होगा, आयत होगा। लेकिन आयत का दोनों रूप बराबर नहीं हो सकता, सिर्फ आमने सामने भुजा बराबर होती है। जिसकी भुजा जो है तीनों होना चाहिए, गोल है तो सेम होना चाहिए, वही होता है समरूप। अब अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब देखिए आपको कैसे मजा आने वाला है। ये चैप्टर तो पूरा इजी है, सबसे इजी है। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी हम बताएं ना, सभी वृत्त, वृत्त मतलब क्या होता है, गोल, सभी वृत्त जो होता है समरूप होता है, एक ही रूप का होता है, बड़ा हो जाएगा जितना भी है, रूप एक ही होगा। एक मान के चलिए छोटा बना दिए, फिर इस तरह के बना दिए, लेकिन रूप सबका क्या है, गोल है, इसलिए बोला जाता है समरूप है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होती है, बड़ा हो या छोटा हो।
वर्ग का क्या होती है, चारों भुजा जो होती है बराबर होती है। भुजा किसको बोला जाता है, ये रेखा सबको बोला जाता है भुजा, ये सब जो है, ठीक है, सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब आयत का नहीं होता है सभी भुजा बराबर, एगो ऊपर नीचे लंबा, ये दोनों क्या होता है, चौड़ा होता है, इसलिए आयत नहीं होगा। तो सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है दो समान, समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि मैथ को अगर मैं बताऊंगा और रटिएगा तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ध्यान दीजिए, किसी भी तरह का अगर आप पूरी तरह से कमजोर विद्यार्थी हैं, मैथ में काफ़ी परेशानी है, तो आपको टेंशन अब नहीं लेना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा मेरे कोचिंग से कई बार लोगों को डिस्ट्रिक्ट टॉपर के साथ साथ कई बार, यानी कि आपको इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं कि कितना स्टूडेंट है जो हर वर्ष मैथ में 100 अंक लाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है, यह बोला था थेल्स नामक एक वैज्ञानिक है, वही बोला था, थेल्स प्रमेय है, ठीक है। इसका एक प्रमेय भी बनाया गया है, थेल्स प्रमेय। तो ये वर्ड को किसने बोला, ध्यान दीजिएगा। दो समान कोण वाला, कोण मतलब समान मतलब बराबर, दो बराबर कोण वाला त्रिभुज की जो होती है उसकी सामने यानी संगत का जो भुजा होती है हमेशा बराबर रहता है, यह कथन किसने बोला था, थेल्स। उसके बाद है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में, दो समरूप त्रिभुज है, एक ही रूप का है, लेकिन उसका जो अनुपात है 16 और 81 है, यानी त्रिभुज क्या है, छोटा और बड़ा त्रिभुज है, लेकिन रूप क्या होना चाहिए, समरूप। तो चलिए इसको सोल्व करने का मैं सोल्व करके बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा तो आएगा। पहले जो चीज बोल रहा है वही चीज लिखना है, दो समरूप त्रिभुज, तो दो को समरूप त्रिभुज बना देते हैं। तो दोनों जो है कैसा त्रिभुज है, समरूप, छोटा बड़ा है लेकिन रूप क्या है, एक ही है, यानी कि यहाँ पर हम तो बना दिए हैं दो समरूप त्रिभुज। क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल जो है एगो का 16 है, एगो का है 81, यानी कि इसका है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया यहाँ पर 16 और 81। उसकी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, अब अनुपात में ध्यान देना है, ठीक है। उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, मान के चलिए ये हुआ ए बी सी, नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, संगत भुजा का अनुपात। अगर ये भुजा लिखेंगे तो इसका भी यही भुजा लिखना है, संगत वाला यानी सामने वाला, ठीक है, पी क्यू, या फिर जो तो लिख सकते हैं। अगर इसका बी सी लिखेंगे तो इसका लिखेंगे क्या, क्यू आर, क्योंकि इसका नीचे वाला लिखेंगे अगर तो इसका भी नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला लिखने में क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्लियर बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो ये कैसा त्रिभुज लिखना है, ए बी सी वाला, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद लिखना है बटा में, नीचे में क्या लिखना है, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, एकदम समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। एगो लिखे ए बी सी और एगो लिखे पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज के लिख दिया, अपना मन से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप मन करता है तो ई एफ जी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर ये भुजा लिखेंगे, ये वाला भुजा, तो इसका भी लिखेंगे हम यही तो भुजा। तो चलिए नीचे वाला लिखते हैं, इसका मान के चलिए लिख दिए बी सी, तो इसका क्या लिखेंगे बताइए, क्यू आर, क्यू आर लिखेंगे। अगर ए बी सी में बी सी लिखे तो क्यू ई पी क्यू आर में क्या लिखे, क्यू आर लिखे यहाँ वाला, ठीक है, नीचे वाला इसका भी लिखे तो इसका भी नीचे वाला लिख दिए। अब क्या है, क्षेत्रफल में मान के चलिए, आपको पता होगा मैथ बनाते होंगे तो आयतन में क्यू होता है और क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हम भी दे दिए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों में क्या हो गया, स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए बी सी का जो क्षेत्रफल है कितना दिया गया है, 16, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16, लिख दिए। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 81, तो यहाँ लिख दिए 81 बराबर क्या है, बी सी बटे क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। यही चीज है, आपको पता होगा स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, अगर ये रूट में रहता, रूट हटाते तो ये आ जाता स्क्वायर में, याद रखिएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, हटाना है तब। अगर रूट में ये ठो रहता तो रूट हटाते तो ये इधर कहाँ चल जाता,
स्क्वायर में चल जाता। तो चलिए स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूटे में रहेगा। रूट 16/81 बराबर क्या है, BC/QR। इतना हो गया, 16/81/BC/QR। सिर्फ इसको हटाएं तो ये हो गया रूट में, और सेम देख देख के लिख दिए 1681 BC/QR लिख दिया। एकदम समझना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद लिखना है, आपको पता होगा वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 16 कौन पढ़ा में आता है, 4 गुना 4, 81 9 गुना 9 बराबर BC/ क्या हो गया, QR। आपको पता होगा कि 2 गो 4 के बदले 1 गो 4 लिखने से रूट भी हट जाता है। 2 गो 9 के बदले 1 गो 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा BC/QR। तो BC के मान कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ पर लिखते हैं BC/R क्या है, नीचे में QR। BC के सामने क्या है, 4, और QR के सामने क्या है, 9। तो लिख सकते हैं 4:9। ये अनुपात में हो गया, रेशियो में बटा में वही होता है अनुपात, यानी कि 4:9 जहां होगा आंसर, यही है इसका आंसर। देखिए कितना बेहतर तरीका से बताएं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 4:9 होगा इसका आंसर। देखिए 5 नंबर में सेम हिसाब दे दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज की इस बार भुजा दे दिया है 4:9, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बस एकदम सेम तरीका से बनाना है, थोड़ा सा अंतर है, देखिए ध्यान दीजिए। ये सब हिसाब से डरना नहीं, यही सब हिसाब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने वाला है। तो याद रखिएगा, 2 गो पहले समरूप त्रिभुज बनाएंगे, उसका भुजा कितना है, 4 और 9, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर बना देते हैं 2 समरूप त्रिभुज, एगो छोटा वाला और एगो बड़ा वाला बना देते हैं, मगर रूप तो एक ही होना चाहिए, हो गया। तो भुजा कितना कितना दिया गया है, एगो के भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर और एगो का दिया गया है 9 सेंटीमीटर। या फिर ये यहाँ भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 9 लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं ABC, इसका नाम लिख देते हैं PQR, ठीक है, समझना है आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं नियम के अनुसार से, अगर बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप, ये जो हुआ समरूप का चिन्ह हुआ, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के। यहां तक हो गया। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, किसका किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा लिख देते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ही निकालना है। क्षेत्रफल में क्या क्या दिया गया है बताइए। यहाँ पर दिया गया है BC, एक भुजा ले लेते हैं BC/QR। सेम तरीका से इसका भी क्या होगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ पर आयतन लिखा रहता तो 3 हो जाता, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो BC के मान कितना दिया गया है, आपको पता होगा 4, और यहाँ पर QR के मान कितना दिया गया है, 9। तो लिख दिए यहाँ पर 9, स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम दे दिए स्क्वायर, हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 16:81 आंसर। जहाँ भी होगा 16:81 आंसर, वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16:81 आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु और त्रिभुज ABC और BDE क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है ABC वाला त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज हो गया और BDE दो समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, 2 समबाहु त्रिभुज। अब कहाँ पर बनाना है, इस प्रकार बनाइए, मतलब कैसा बनाना है, D जो भुजा है BC के बीच में ही होना चाहिए, मध्य मतलब बीचे में होना चाहिए, यानी एक ही त्रिभुज में D भुजा BC के बीच में भी हो जाना चाहिए, एगो ABC त्रिभुज भी होना चाहिए और BDE भी हो जाना चाहिए एक ही त्रिभुज में, और D जो होना चाहिए BC के बीच में होना चाहिए, यानी जहां पर BC रहेगा उसके बीच में क्या लिखना है, D। तो यहां पर जो है BC, इसके बीच में हम लिख दिए D, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो चीज बोल रहा है वही चीज लिखना है। तो यहां से यहां एक और रेखा हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है
एक तो है ये है ए बी सी और एगो बोलता है बी डी ई बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए बी डी ई कैसे बनेगा, बी डी तो है ये है, यानी कि यहाँ तब इसका मतलब ई लिखने बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से यही ना बोल रहा है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको माइंड 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगाना है। क्या लगाना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये माइंड लगाना है कि ये जो बी सी जो रेखा बना हुआ है, इतना बड़ा रेखा, ठीक है ना, ध्यान देना है, माइंड को एकदम बिल्कुल फ्रेश रखिए। ये सब हिसाब में है कुछ नहीं, बस आपको समझना है। तो कैसे समझना है, ध्यान दीजिए, ये वाला रेखा जो है एकदम ध्यान से देखिए ना, मैं समझा दूंगा। ये वाला जो यहाँ से यहाँ रेखा आया, कहाँ से, बी और सी लगा है, यानी बी सी से इतना बड़ा रेखा बना है, यानी कि, और ये वाला जो रेखा इसके बीच में है, यानी बी डी का गो लगा है। इतना बनाने में बी डी के गो लगेगा, एक दो गो ना लगेगा, एगो यहाँ पर इतने बड़ा बड़ा के गो बना, यानी बी सी जो बनाए हैं इतना बड़ा बड़ा रेखा बनाने में के गो लगा, 2 गो लगा। एगो यहाँ रेखा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, एगो और एगो यहाँ, यानी 2 गो। यदि आपके पास मान के चलिए इतना बड़ा छड़ी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके पास इतना बड़ा छड़ी है और आधा जो है इतना बड़ा भी है आपके पास, तो इतना बड़ा बड़ा आपके पास के गो लगेगा, इतना बड़ा करने में, बी सी के बराबर करने में, यहाँ से यहाँ करने में इतना बड़ा छड़ी कितना लगेगा, आपके पास 2 गो लग जाएगा। के गो लग जाएगा, 2 गो लग जाएगा ना, एगो यहाँ, तो बस आप बिल्कुल समझ गए। तो आप लिख सकते हैं कि बी सी बनाने में क्या क्या लगेगा, बी सी बनाने में का गो बी डी लगेगा, यानी इतना बड़ा बड़ा रेखा के गो लगेगा, 2 गो बी डी लगेगा, 2 गो बी डी लगेगा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा कैसा त्रिभुज है पहले आपको बता देते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसके बाद बी डी ई, 2 गो हो गया, एगो त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बी डी ई कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन में बोला है, तभी मैं लिखे, बोलता है कि डी को बी सी के बीच में रखना है, तो हम भी रख के बना दिए। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इसका रेखा ए बी सी में कौन ठो रेखा, ए बी सी में पूरा बड़ा त्रिभुज में देखना है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी सी, तो यहाँ पर लिख दिए हैं बी सी। अब छोटा त्रिभुज में ध्यान दीजिए, छोटा त्रिभुज यानी बी डी ई में देखना है, बी डी ई में इसका नीचे वाला क्या है, बी और डी, तो लिख दिए बी और डी, हो गया। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, स्क्वायर, क्षेत्रफल में हम क्या कर दिए, स्क्वायर। अब करना है बी सी जो बना है का गो लगेगा, बताइए, बी सी बनाने में कितना लगेगा, यानी 2 गो बी डी लगेंगे, यानी 2 गो क्या लग जाएंगे, बी डी, यही ना लगेगा, बी सी बनाने में 2 गो बी डी लग जाएगा, तो बी डी। अब यहाँ पर बी डी है तो पहले से बी डी लिख दे, स्क्वायर है तो क्या लिख दे, स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब बी डी है तो क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ पर भी बी डी है तो क्या हो गया, बी डी का बी डी हो गया। स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर तब कर दिए 4, अब स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि बी डी कट गया, 4 के 4 का बार में, बी डी एक बार में कटा, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा, 1, 4 बटा क्या हो गया, 1, यानी आंसर आ जाएगा 4:1 आंसर। तो जहां पर 4:1 आंसर होगा वही होगा इसका आंसर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 4:1 आंसर। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए, तो पैर भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमें नंबर यानी कि कमेंट में अब हमें कमेंट करके आप अपना नंबर भेजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा स्पेशल मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि सभी लोग किसी भी तरह का स्टूडेंट हो सभी को समझना चाहिए। अब इतना बेहतर से बताएं और समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, ठीक है, कहीं पर आपका माइंड इधर उधर चल गया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। इस तरह हम बताएंगे और समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल तरीका से बताऊंगा ताकि आप लोगों को कम से कम मैथ में फुल अंक इस बार लाकर दिखाना है हमें कमेंट में।
ये हिसाब आप थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। डी ई और बी सी समांतर है, यानी डी और बी सी जो है समांतर है, तो ई सी के मान ज्ञात करना, यानी कि इसका भी मान दिया गया है, यहाँ से यहाँ इसका भी मान दिया गया है, ए ई का भी मान दिया गया है, किसका मान दिया गया नहीं है, ई से सी तक का यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो बस कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, आंसर में ध्यान नहीं देना है कि दो ही हमको आंसर लाना है ज़बरदस्ती करके। आप अपना नियम से बनाइए, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो किताब का गलती होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किताब में गलतियां नहीं होगा, जो कि पिछला वीडियो में मैं जो बताए थे किताब में भी गलती था और आपको प्रूव भी किए थे, ठीक है, जो पिछला 1-2 चैप्टर पहले जो था। तो चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर में यही तरह का हिसाब है। कौन घर खाली है, ईसी घर खाली है, ठीक है। तो लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो बनाना है सबसे पहले कैसे बनाना है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि डी ई और बी सी जो है क्या है, समांतर है, तो लिख देंगे डी ई समांतर बी सी, लिख दिए। डी ई जो है समांतर किसके है, बी सी के समांतर है। तो आपको पता होगा ये वाला रेखा बनाने में, यानी थेल्स से ही बनाएंगे, ए डी बटे क्या है डी बी, यहाँ से यहाँ लिखना है, ध्यान दीजिए, ए डी और डी बी। तो यहाँ पर लिखते हैं ए डी हो गया, ए डी लिख दिए। अब क्या है डी और बी, तो यहाँ पर लिख दिए डी और बी। यहाँ पर बीच में काटा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर क्या कर दिए, काट दिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, ये जितना बड़ा बराबर बोलता है समांतर है, तो यानी कि बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखे ए डी, तो इसका बगल में क्या लिखेंगे, ए ई, ए ई, समझना है, देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, इस तरह के रेखा है, तो हम भी यहाँ पर खींच दिए। उसके बाद क्या है, ई सी, तो लिख दिए ई सी, ई सी लिख दिए। अब ध्यान देना है ए डी, ए डी के मान कितना है 1.5, तो यहाँ पर लिख दिए 1.5। अब बोलता है डी बी लिखने, डी बी देख लेते हैं कहाँ पर है, डी और बी यहाँ है, यानी कितना है बीच में 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3। ए ई के मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। ई सी के मान कितना है, कुछ नहीं है, तो लिख दे ई सी, यही तो मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना होता है, और गुना रहेगा तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना होता है, याद रख लीजिए ये बात। तो बराबर है तो क्या होगा, कोना कोनी गुना, तो ई सी को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ई सी, यानी ई सी को 1.5 से गुना करेंगे तो हो गया 1.5 ई सी, बराबर। अब 3 का 3 एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो गया 3, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर 10 रहेगा, 10 को ईसी से गुना करेंगे तो 10 ईसी, तो 1.5 है, ईसी से गुना करेंगे तो 1.5 ईसी हो गया। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ई सी बराबर हो जाएगा 3 ऊपर, और ये जो है 1.5 हो जाएगा नीचे। इसको कटा देंगे तो ऊपर क्या होगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, यही ना होगा, 10 हो गया। पॉइंट के जगह 1, इसके बाद 1 अंक है तो 0, या फिर डेढ़ का बार में आएगा, 3 2 बार में आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, छोड़िए वैसे नहीं करना, 3 धाम 30, नीचे क्या हो गया, पॉइंट तो उड़ा दिए, उड़ाए तब ना आया था। अब बच गया 15, 15 दूना के 30, यानी ई सी के मान कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका मान बोल रहा है, ई सी का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। किताब में बोला जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका मान निकालने बोला, ई सी के मान, यहाँ पर है ना क्लियर बोल रहा है कि ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, बोलता है ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ई सी के मान ज्ञात किए तो कितना आया 2 सेंटीमीटर, तो आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर। ये हिसाब भी जो है सेम है, ठीक है। कैसे लिखना है, पहले ए डी ई समांतर बी सी लिख देते हैं, डी ई समांतर बी सी, एक बार लिखेंगे ए डी, तो एक बार लिखेंगे ए ई, तो यहाँ पर लिख दिए ए ई, हो गया। ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ पर बीच में रेखा खींचा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर खींच दिए, दोनों बराबर है तो बीच में बराबर लिख दिए। अब नीचे क्या है डी बी, तो यहाँ पर लिख दिए डी बी। अब इसके नीचे क्या है ई सी, तो यहाँ पर लिख दिए ई सी, लिख दिए। अब लिखना है ए डी के मान क्या है, कुछ भी नहीं है बीच में, चलिए नहीं लिखते हैं। डी बी के नीचे क्या है, नहीं है तो ए डी ही लिख दिए, ठीक है। अब डी बी के नीचे में क्या है, यानी 72, यानी 7.2 बराबर ए ई के मान कितना है 1.8। अब ई सी के मान क्या है 54, यानी 5.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ए डी को 5.4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी
AD यानी कि हो जाएगा 5.4 AD हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ रहेगा पहले जब भी गुना कीजिएगा तो अंग्रेजी वाला से ही गुना कीजिएगा। ठीक है, कोना कोनी गुना, AD को 5.4 से गुना करेंगे तो 5.4 AD हो जाएगा। जो चीज़ रहेगा ना इंग्लिश वाला तो वो दोनों चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, अब 72 को 18 से गुना करेंगे यानी 7.2 को 1.8 से गुना करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा 7.2 गुना 1.8, यही चीज़ हो गया। तो आगे क्या होगा आपको हम बताए हैं, तो AD बराबर इंग्लिश वाला वर्ड जो लिखेंगे तो ये दोनों जो होगा 7.2 गुना 1.8 ऊपर और ये पीछे से आया तो हो जाएगा नीचे 5.4 हो गया। तो आपको ध्यान देना है, पॉइंट यहाँ भी उड़ाए तो इसका भी उड़ा दे, यानी 18 तिया क्या हो गया 54। अब ध्यान देना है 3 के 3 72, अभी इसको भूल जाइए, इसका भी पॉइंट उड़ाए तो इसका भी पॉइंट उड़ाए, बदला एकदम अदा हो गया, मतलब क्या हो गया, बदला जो हुआ पूरा बराबर हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, 3 के 3 72 है तो अभी इसको 72 भूल जाइए, यानी कि 7.2 जो है 7.2 मत समझिए, पॉइंट को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, है कितना 72, तो कितना बार में आएगा 24 बार में। 3 का 3 यानी 72 से भाग देंगे, 72 को 3 से भाग देंगे तो होगा 24, तो कितना होगा 24 हो गया, यानी बीच में पॉइंट है। अब इसका भी हम बीच में पॉइंट दे दिए, बस हो गया AD के मान हो गया, AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर। तो जहां भी AD बराबर 2.4 रहेगा या फिर ऑप्शन में आपको 2.4 जहां पर रहेगा वही होगा आपका आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेरे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, और आपसे एक ही आग्रह है कि आप कमेंट में ये चीज़ लिखें कि आपका नाम क्या है और आपका जगह का क्या नाम है, यानी घर का। ये चीज़ लिख के हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें भी पता चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मैं झारखंड के साहिबगंज जिला से हूँ। तो आपको किसी भी तरह का परेशानी होगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा व्हाट्सएप द्वारा भी मैं आप लोगों को सहायता करने के लिए तैयार हूँ।